नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में, यानी जो सांख्यिकी आंकड़े होते हैं उनका निरूपण किस प्रकार से किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, भूगोल में प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रकार के तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और भूगोल की जो दो प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, दोनों की ही जो विभिन्न उपशाखाएं हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो आंकड़े हैं, जैसे अगर हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो वर्षा, आर्द्रता, तापमान, इनसे संबंधित, और अगर हम जनसंख्या भूगोल की बात करें तो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनमें उनके जो विभिन्न सब डिविजन्स होते हैं, लिंगानुपात है, साक्षरता है इत्यादि। इसके अलावा अगर हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की बात करें तो उनमें फसलों का उत्पादन और विभिन्न फसलों के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का विवरण, या फिर उपलब्ध सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र का विवरण। और अगर हम औद्योगिक भूगोल की बात करें तो विभिन्न जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनके उत्पादन की संख्या, और इसी प्रकार से अन्य जो शाखाएं हैं उनमें किसी न किसी प्रकार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आंकड़े हैं ये प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार से हो सकते हैं। प्राइमरी वो जिन्हें हमने स्वयं या शोधकर्ता ने स्वयं एकत्रित किया हो, और सेकेंडरी वे जिन्हें प्राथमिक स्तर पे किसी एजेंसी या सरकार के द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा एकत्रित किया गया हो और उनके बाद उन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हों। तो जितने भी आंकड़े हैं उनको सही प्रकार से समझने के लिए, उन्हें एक प्रकार से याद रखने के लिए और उनसे सही विश्लेषण करके उनसे सही निष्कर्ष निकालने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए होता है। विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनको कई तरह के विजुअल मेथड्स के द्वारा बहुत ही अट्रैक्टिव वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आजकल अगर आपने देखा हो तो टीवी पे या विभिन्न प्रकार की जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उनमें इन्हीं आंकड़ों को अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स के द्वारा दिखाया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो डेटा होते हैं उनको कौन कौन से मेथड के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सांख्यिकी आंकड़ों के विजुअल जो मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है आरेख, यानी जिन्हें डायग्राम कहा जाता है। दूसरा आलेख यानी ग्राफ, और तीसरा है वितरण मानचित्र, और चौथा है मानारेख या कार्टोग्राम। और एक भूगोल के विद्यार्थी को इन चारों विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आरेख यानी डायग्राम और आलेख यानी ग्राफ में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है वो जान लें। आरेख यानी डायग्राम जो है उसको हम स्तंभ यानी कॉलम्स, किरणें यानी रेज या सेक्टर्स की सहायता से बनाते हैं, और जो आलेख होता है उनको हम कोऑर्डिनेट्स की सहायता से बनाते हैं, यानी जो निर्देशांक होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उनके हिसाब से उसका निर्माण किया जाता है। हमारे पास जो उपलब्ध डेटा है उनके डायग्राम या ग्राफ बनाने के लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट हैं, यानी जो हमारा डायग्राम या आलेख जो हमारे सामने ग्राफ निकल के आया है, जो डायग्राम निकल के आया है, वो देखने में या समझने में दोनों ही प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो। तो उसमें जो पहला रूल है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो है उपयुक्त विधि का चयन, यानी सिलेक्शन ऑफ ए सूटेबल मेथड। हमें जो भी डेटा दिया हुआ है उसका नेचर किस तरह का है और रेंज ऑफ वैल्यू कितनी है और हम किस पर्पज़ के लिए उन्हें बनाना चाहते हैं, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हमें हमारे आंकड़ों के लिए कौन सा बेस्ट डायग्राम है उसका चयन करना चाहिए। तो
हर जो डेटा होता है उसकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और हर जो विधि होती है उसकी भी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो उपयुक्त विधि का चयन करना भी एक भूगोल के विद्यार्थी को आना चाहिए। जैसे जनसंख्या संबंधी जो भी आंकड़े होते हैं उनको यदि हम पिरामिड आरेख के द्वारा, मिश्रित पिरामिड आरेख के द्वारा या अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज पिरामिड डायग्राम के द्वारा अगर हम दिखाते हैं तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा जो नियम है वो है सिलेक्शन ऑफ ए सूटेबल स्केल, उपयुक्त मापनी का चयन। तो हमारे सामने जो उपलब्ध आंकड़े हैं उनकी प्रकृति कैसी है या उनका नेचर कैसा है और आंकड़ों की रेंज कितनी है, यानी उनकी जो विस्तार है वो कितना है, इसको देखते हुए और हमारे पास जो उपलब्ध पेपर है जिसमें हमें डायग्राम बनाना है उसको ध्यान में रख के हमें जो स्केल होती है डायग्राम बनाने के लिए उसका निर्धारण करना चाहिए, उसका चुनाव करना चाहिए। तो इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि स्केल लेते समय हमें ऐसी स्केल का चयन करना चाहिए जिससे जो डायग्राम है वो जो हमारा पेपर है या जो शीट है उसके बिल्कुल सेंटर में बने और ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और ना हो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो वो पूरा पेपर को ओवरलैप कर लेगा और अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो उससे सही निष्कर्ष निकालने में दिक्कत होगी। डायग्राम और ग्राफ बनाते समय तीसरा जो नियम हमें ध्यान में रखना चाहिए वो है शीर्षक या हेडिंग। तो प्रत्येक जो डायग्राम हम बना रहे हैं उसके ऊपर हमें उसका हेडिंग लिखना होता है जो बिल्कुल साफ साफ लिखा जाना चाहिए और जिससे हमें ये पता चले या जिसको देखते ही हम ये समझ जाएं कि इसमें क्या रिप्रेजेंट किया गया है। जो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए और इसके साथ ही उसमें 3 जो मुख्य बातें हैं उनका हमें पता चलना चाहिए, उनका हमें बोध होना चाहिए। पहला है चित्र की अंतर्वस्तु, यानी जो डायग्राम है उसके द्वारा हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, हम क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं उसका हमें अब पता चलना चाहिए। दूसरा, जो डेटा हमने लिया है वो किस क्षेत्र का है, नेम ऑफ एरिया जो है उसके हेडिंग में आना चाहिए। और तीसरा जो है वो है आंकड़ों का वर्ष या अवधि, हमने जो आंकड़े लिए हैं वो किस वर्ष से संबंधित हैं या अगर किसी अवधि के हैं तो वो कौन सी अवधि है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें हेडिंग से पता चलना चाहिए। अगला जो नियम है वो है रेफरेंस या संकेत या इंडेक्स के बारे में। तो डायग्राम बनाते समय हमें कई बार अलग अलग रंगों का उपयोग करना पड़ता है या हम एक ही कलर के अलग अलग जो शेड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें हर जो शेड हमने इस्तेमाल किया है उसके बारे में साफ साफ हमें संकेत या इंडेक्स बनाना होता है और उसके लिए संकेत बनाने के लिए या इंडेक्स बनाने के लिए जो हमारा डायग्राम है उसकी जो शीट है जिस पे हमने डायग्राम बनाया है उसके राइट हैंड साइड ऊपर में या राइट हैंड साइड नीचे में संकेत बनाना अच्छा रहता है। वैसे ही इसके लिए कोई नियम नहीं है, आप लेफ़्ट हैंड साइड में भी जो है संकेत हैं उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। और अगला जो नियम है वो है शुद्ध एवं आकर्षक चित्रों की रचना करना, कंस्ट्रक्टिंग करेक्ट एंड अट्रैक्टिव फिगर्स। तो इसके लिए हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि हम जो भी डायग्राम बना रहे हैं वो एकदम साफ और स्पष्ट होने चाहिए जिससे कि उनको देखते ही हम जो निष्कर्ष हैं वो आसानी से निकाल सकें। एकदम एक्यूरेट तो होने ही चाहिए, यानी शुद्ध होने चाहिए, इसके साथ वो नीट एंड क्लीन भी होनी चाहिए। और यदि आपने सही विधि और सही मापनी का चयन किया है तो ये दोनों ही काम जो हैं वो बहुत आसान बना देते हैं शुद्ध एवं आकर्षक चित्रों की रचना करने का। अगला जो नियम है वो है सरल चित्रों की रचना, कंस्ट्रक्टिंग सिंपल फिगर्स। तो
इससे आशय ये है कि हम जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़े हैं उनसे हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने चाहिए। उस बिल्कुल बोधगम्य जो डायग्राम होते हैं या जिनको आसानी से हम समझ सकें, ऐसे डायग्राम का निर्माण एक भूगोल के विद्यार्थी का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि यदि किसी डायग्राम को समझने के लिए अलग प्रकार के अध्ययन की या परिश्रम की आवश्यकता होगी तो जो सामने के जो दर्शक हैं या जो पाठक हैं उसको समझने में ज़्यादा रुचि नहीं लेंगे और हमारी जो मेहनत है इतने डायग्राम को बनाने के लिए लगी है वो व्यर्थ चली जाएगी। तो डायग्राम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एक लेमैन भी उसको आसानी से उसमें जो प्रदर्शित किया गया है उसको वो कम से कम एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके।